जय हिंद। नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यूपी टेट प्रैक्टिस नंबर 5 में। मैंने 4 प्रैक्टिस आप सभी को करा दिया है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने पिछली क्लास को देखे होंगे। नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर देखिएगा। आज का प्रैक्टिस नंबर 5 है। जो भी क्वेश्चन अभी कराए जा रहे हैं ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समाप्त हो जाने पर आप सभी को मॉडल पेपर कराए जा रहे हैं। अभी मैं एसएसटी करवा रहा हूँ, आगे चल के इन्वायरमेंट भी आपको कवर कराऊंगा। तो चलिए, आज का प्रैक्टिस नंबर 5 है और ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, तो लास्ट तक बने रहिएगा, क्वेश्चन को करिएगा और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइए करिए कि आप लोगों ने कितना क्वेश्चन को सही किया है। तो मोस्ट वेलकम है आप सभी का विकास एकेडमिक जीएस में। चलिए क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है, इसका जवाब दीजिए, क्या इसका आंसर होगा। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि, पतंजलि, कालिदास या कौटिल्य? तो ध्यान दीजिएगा, पतंजलि के द्वारा बात किया जाए क्या लिखा गया है साथियों, तो याद रखिएगा महर्षि पतंजलि के द्वारा योग सूत्र लिखा गया है। योग सूत्र की बात की जाएगी तो महर्षि पतंजलि को याद करिएगा। योग सूत्र नामक बुक्स आपका पतंजलि के द्वारा लिखा गया है और अष्टाध्यायी आपका पाणिनि के द्वारा लिखा गया है, इसे आप लोग याद रखेंगे। बात किया जाए कालिदास का, तो कालिदास के साथ याद रखिएगा मेघदूत हो गया, मेघदूत हो गया, ऋतु संहार हो गया, अभिज्ञान शकुंतलम हो गया। ये सारी बुक आपका कालिदास के द्वारा लिखी गई हैं। और कौटिल्य की बात की जाए तो कौटिल्य की सबसे फेमस बुक आपकी अर्थशास्त्र है। ध्यान दीजिएगा, अर्थशास्त्र इनकी सबसे फेमस बुक है जो कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है। कौटिल्य का अदर नाम भी है चाणक्य, भी कौटिल्य को ही बोला जाता है, आप लोग याद रखेंगे। तो आपका पहला का ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए देखिए इसके बारे में थोड़ा सा। अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण की दुनिया की सबसे पहली और वैज्ञानिक पुस्तक मानी जाती है। इसमें लगभग 4000 सूत्र हैं। ध्यान से देखिएगा, इसमें लगभग 4000 सूत्र हैं और संस्कृत व्याकरण की दुनिया की सबसे पहली वैज्ञानिक पुस्तक मानी जाती है जो आपको पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, सेकेंड क्वेश्चन का बताइए जवाब क्या होगा। भारत का रूर किस पठार को कहा जाता है? रूर ऑफ इंडिया किस पठार को कहा जाता है? दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार, मालवा का पठार या लद्दाख का पठार? बताइए इसका आंसर क्या होगा सेकंड नंबर क्वेश्चन का। ध्यान से समझिएगा, रूर, भारत का रूर किस पठार को कहा जाता है? तो छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर कहा जाता है। इसे आप लोग याद रखेंगे। क्यों कहा जाता है ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा खनिज पाए जाते हैं, इसलिए भारत के रूर कहा जाता है इसे। भारत में सबसे ज्यादा खनिज इसी पठार में मिलने के कारण इसे यह नाम दिया गया है, आप लोग याद रखेंगे। और रूर क्या है इसे समझिएगा। रूर जो है वास्तव में जर्मनी का एक खनिज समृद्ध क्षेत्र है, इसीलिए रूर बोला जाता है। जहां पर एक खनिज समृद्ध क्षेत्र होता है उसे रूर बोला जाता है, जो जर्मनी में स्थित है। और भारत में पूछा जाएगा तो छोटा नागपुर का पठार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया है, जवाब करिए। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद या बाल गंगाधर तिलक? स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आप लोग जवाब करिए। तो ध्यान से समझिएगा, भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद की बात की जाए तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA की बात की जाए, HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना आपका भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के द्वारा की गई थी। और स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा आपका 1923 में किया गया था। इसे आप लोग याद रखेंगे। देखिएगा इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग। कांग्रेस के भीतर वैचारिक मतभेद के कारण इस नई पार्टी का जन्म हुआ था। और स्थापना की बात की जाएगी तो 1923 में इसकी स्थापना की गई थी, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने के बाद। जब गांधी जी के द्वारा चौरी चौरा कांड होने के बाद, असहयोग आंदोलन वापस लेने के बाद मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास के द्वारा एक अलग पार्टी की स्थापना की गई जिसका नाम रखा गया स्वराज पार्टी। इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए,
मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? इसको सही कर लीजिएगा, कर्तव्य होगा। मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस हो गया, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, जापान। पहले देखिए, मूल रूप से संविधान में आपका मौलिक कर्तव्य नहीं था, लेकिन बात किया जाए 42 नंबर अमेंडमेंट होता है आपका 1976 में, और समिति की बात की जाएगी तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इसे शामिल किया जाता है। और कौन सा आर्टिकल? तो आर्टिकल की बात की जाएगी तो आर्टिकल 51A, आर्टिकल 51A के द्वारा इसे, याद रखिएगा, आर्टिकल 51A ऐड किया जाता है। और कहाँ से लिया गया? तो रूस से इसे लिया गया, इसे आप लोग याद रखेंगे। और इसमें याद रखने की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? मौलिक कर्तव्य मूल रूप से 10 था, मूल रूप से 10 था, और वर्तमान में बात की जाएगी तो 11 मूल मौलिक कर्तव्य है। और 11वां मौलिक कर्तव्य को कब शामिल किया गया? तो 86 नंबर का अमेंडमेंट होता है। और कब होता है? तो 2002 में, 2002 में 86 नंबर अमेंडमेंट होता है और एक मौलिक कर्तव्य को और शामिल कर दिया जाता है। तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्य आपका 11 है, और मूल रूप से पूछा जाएगा तो 10 हो जाएगा, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर ए इज द राइट हो जाएगा। बात किया जाए अमेरिका का, तो अमेरिका से फंडामेंटल राइट को लिया गया है। मौलिक अधिकार की बात की जाए तो आपका अमेरिका से लिया गया है। और दक्षिण अफ्रीका से संवैधानिक संशोधन, जो संविधान में संशोधन होता है आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 के अंतर्गत जो संशोधन होता है संविधान में, ये आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, इसे आप लोग याद रखेंगे। तो इसका आंसर आपका ए इज द राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिएगा इसके बारे में, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, इन्हें 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था, जो मैं आपको बता चुका हूं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा किन नदियों द्वारा बनाया जाता है? यहाँ पर डेल्टा की बात की जा रही है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन किन नदियों के द्वारा बनाया जाता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र, सिंधु और झेलम, कृष्णा और कावेरी, नर्मदा और ताप्ती। तो ध्यान दीजिएगा, सुंदरवन डेल्टा की बात की जाए, यह गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदी पर बनाई जाती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाई जाती है, और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और इसका नाम की बात की जाए तो सुंदरवन डेल्टा बोला जाता है, आप लोग याद रखेंगे। यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसका नाम यहाँ पाए जाने वाले सुंदरी नामक वृक्षों के कारण पड़ा है, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, हीराकुंड बांध की बात की जा रही है। हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? महानदी, गोदावरी, कावेरी या पेरियार? बताइए, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? तो ध्यान से समझिएगा। लोकेशन की बात की जाए साथियों, तो लोकेशन आपका कहाँ है? उड़ीसा में, उड़ीसा में स्थित है। और आपका कौन से नदी पर? तो महानदी पर स्थित है, आप लोग याद रखेंगे। तो ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। यह उड़ीसा राज्य की जीवन रेखा कहलाता है। यह दुनिया की सबसे लंबे बांधों में से एक है आपका, आप लोग ध्यान रखेंगे। इससे क्वेश्चन क्या बनता है? कौन से नदी पर है? महानदी पर है। लोकेशन की बात की जाए तो उड़ीसा राज्य, आप लोग याद रखेंगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? आप लोग इसका जवाब करिए। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड लिटन? बताइए इसका क्या आंसर आप लोग करेंगे। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो ध्यान से समझिएगा, स्थानीय स्वशासन का जनक आपका लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, आप लोग याद रखेंगे। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। रिपन अपने भारतीयों के प्रति उदार रवैयों के लिए जाना जाता है। इन्हें सज्जन रिपन भी कहा जाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, किस विटामिन की कमी से रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस रोग होता है? ध्यान से समझिएगा, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है या जिसे नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं? तो ध्यान से सोचिए, विटामिन ए, तो विटामिन ए की कमी से ही रतौंधी रोग होती है, ठीक है। और विटामिन बी की कमी से आपसे पूछ ले कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया, एनीमिया आप लोग याद रखिएगा। विटामिन ए की कमी से एनीमिया होता है। और विटामिन सी की कमी से आपसे पूछ ले तो स्कर्वी, क्या होगा? स्कर्वी होगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। स्कर्वी की बात की जाएगी तो विटामिन सी हो जाएगा। और विटामिन डी की कमी से क्या होगा? तो रिकेट्स, ध्यान से देखिएगा, रिकेट्स की बात की जाए तो आप लोग रिकेट्स इसे याद रखेंगे।
रिकेट्स हो जाएगा, इसे आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, बी से एनीमिया होगा, थकान जो होता है, और सी से क्या होगा, स्कर्वी होगा, और स्कर्वी में क्या होता है, मसूड़ों से खून आने लगता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, यह आंखों की रोशनी के लिए अनिवार्य है। जो आपका क्या है, ये आंखों की रोशनी के लिए अनिवार्य है। गोल्डन राइस विटामिन ए का बहुत बड़ा स्रोत माना जाता है। जो गोल्डन राइस होता है वो विटामिन ए की पूर्ति के लिए सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। गाजर भी आपका, मछली का तेल, ये सभी विटामिन ए के स्रोत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी थी। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के आए हुए हैं। जब क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो, क्लास अच्छी लग रही हो, तो वीडियो को लाइक भी किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी किया करिए। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी थी, आप लोग इसका जवाब कीजिए। वाणभट्ट, हर्षवर्धन, फायान, वेनसांग। ये चारों ऑप्शन जो दिया है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एक करके आप लोग समझिएगा। देखिए, पहले मैं हर्षवर्धन की बात करती हूँ। हर्षवर्धन के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई है, तो रत्नावली। रत्नावली की बात की जाए तो रत्नावली आपका हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई है। और दूसरी एक किताब इनकी याद रखिएगा, प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका आपका इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, आप लोग ध्यान रखेंगे। और क्या याद रखिएगा, और फायान के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है, तो यह नाम नोट करिएगा, थोड़ा सा अजीब है, जिसको बोलते हैं फो क्यों की। क्या बोलते हैं, फो बोलेंगे, क्यों बोलेंगे, फो क्यों की। ये आपके फायान के द्वारा किताब लिखी गई है। और ह्वेन सांग के द्वारा शी यू की लिखी गई है, शी यू की, इसे ध्यान दीजिएगा। शी यू की लिखी गई है ह्वेन सांग के द्वारा, और हर्षवर्धन के द्वारा रत्नावली और प्रियदर्शिका। और बात की जाए हर्षचरित नामक पुस्तक, यह बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चारों ऑप्शन की याद रखिएगा, आपको चारों ऑप्शन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। बाणभट्ट की बात की जाए तो बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। इन्होंने दुनिया का पहला उपन्यास कादम्बरी भी लिखा था, इसे आप लोग याद रखेंगे। कादम्बरी की भी बात की जाए तो बाणभट्ट को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन सा गैस जिम्मेदार है, क्लोरोफ्लोरो, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन। यहाँ पर ओजोन परत, आप लोग कमेंट करके बताइए, ओजोन परत कौन से मंडल में पाया जाता है, इसे आप लोग बताइएगा। यहाँ पर इसके क्षरण के लिए कौन सा मुख्य रूप से गैस आपका जिम्मेदार होगा, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC जिसे बोला जाता है, या मुख्य रूप से आपका गैस जो है इसके लिए जिम्मेदार होता है। देखिएगा इसके बारे में, यह गैस पृथ्वी की रक्षा करने वाला ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। यह एक CFC का अणु ओजोन के 1 लाख अणुओं को नष्ट करने की क्षमता रखता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप लोग जवाब दीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, क्या इसका आंसर आप लोग कर रहे हैं। भारत में सूर्योदय सबसे पहले किस राज्य में होता है, ध्यान से बताइएगा। भारत में सूर्योदय सबसे पहले किस राज्य में होता है, अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल या गुजरात। क्या इसका आप लोग आंसर कर रहे हैं, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा और जवाब करिएगा। सूर्योदय की बात की जाए तो सूर्योदय आपका सबसे पहले आपका अरुणाचल प्रदेश में होता है। क्यों होता है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे, क्यों होता है इसे भी आप लोग ध्यान से समझिएगा। चलिए, पहले सूर्योदय कहाँ होगा, अरुणाचल प्रदेश में। और सूर्यास्त की बात की जाएगी, यदि सूर्यास्त पूछ ले तो आप लोग क्या आंसर करेंगे, सूर्यास्त कहा जाएगा तो गुजरात हो जाएगा। दोनों याद रखिएगा, सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश, और सूर्यास्त की बात की जाएगी तो गुजरात आप लोग याद रखेंगे। इसके बारे में थोड़ा सा देखिएगा, इस थोड़ा समझिएगा। देखिए, ये आपका अरुणाचल प्रदेश से यहाँ से सूर्यास्त होता है, और आपका कहाँ पर सूर्य ढले, और सूर्योदय आपका यहाँ पर होगा अरुणाचल प्रदेश में, और सूर्यास्त की बात की जाएगी तो यह गुजरात में होगा, इसे भी आप लोग ध्यान देंगे। भारत में सूर्योदय सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में होता है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए पूर्वी भाग में सूर्य पहले दिखाई देता है। जो देखिए पृथ्वी है, समझिएगा, ये पृथ्वी है, ऊपर क्या होता है, नॉर्थ होता है, नीचे क्या होता है, साउथ, इधर आपका ईस्ट होता है, और यह क्या होता है, वेस्ट होता है। यहाँ पर क्या करा है कि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो ये आपका कैसे घूमेगी, इधर से ऐसे जाएगी। पृथ्वी आपका पश्चिम से पूर्व की ओर घूमेगी, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, सूर्योदय होगा। और क्या होगा, सूर्योदय यहाँ पर होगा, तो सूर्योदय होकर फिर अस्त कहाँ होगा, पश्चिम की तरफ होगा, इसे आप लोग याद रखेंगे। अरुणाचल का शाब्दिक अर्थ होता है उगते सूर्य का पर्वत, और यहाँ गुजरात के समय में 2 घंटे का अंतर होता है, और गुजरात में क्या होता है, सूर्यास्त होता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए।
संविधान के किस अनुच्छेद को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है? यह क्वेश्चन आप लोग बताइए, क्या इसका जवाब करेंगे? संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो आर्टिकल 32, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 या आर्टिकल 14। तो ध्यान से देखिएगा, चारों आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 14 की बात की जाए तो विधि के समक्ष क्या होगा? सभी लोग समान होंगे। आर्टिकल 14 में क्या कहा गया? विधि के समक्ष सभी लोग समान होंगे। प्राण एवं दैहिक जीवन की स्वतंत्रता की बात आपका आर्टिकल 21 में किया गया है। और आर्टिकल 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 के अंतर्गत आता है। और इसी आर्टिकल 32 को डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा इसे भारतीय संविधान का आत्मा भी कहा गया है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 के अंतर्गत आता है। और इसका उल्लंघन होने पर, आपके मौलिक अधिकार का हनन होने पर या उल्लंघन होने पर, इसी आर्टिकल के अंतर्गत आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा समझिएगा। आर्टिकल 32 भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार के हनन होने पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है, जो मैं आपको बता चुका हूं। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था, आप लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका क्या आप लोग आंसर कर रहे हैं, बताइए। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, क्या आप लोग जवाब करेंगे? तो ध्यान से देखिएगा, लोधी वंश का अंतिम शासक की बात की जाए, इब्राहिम लोधी, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी या दौलत खान लोधी। तो लोधी वंश का अंतिम शासक आपका इब्राहिम लोधी था। ए आपका करेक्ट हो जाएगा, 13 का ए आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसके बारे में, इब्राहिम लोधी लोधी वंश और दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। वह सिकंदर लोधी का पुत्र था। पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में इब्राहिम लोधी बाबर से हार गया था, जिससे भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। पानीपत के प्रथम युद्ध में क्या हुआ? लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी बाबर से युद्ध हार जाता है और यहीं से आपका दिल्ली सल्तनत का शासन खत्म होता है। और यहाँ से बाबर युद्ध जीतने के बाद मुगल साम्राज्य की नींव पड़ जाती है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, पीली क्रांति का संबंध किस उत्पादन से है? तिलहन, दलहन या मछली या दुग्ध? बताइए, इसका क्या आप लोग आंसर करेंगे? पीली क्रांति, येलो रेवोल्यूशन के संबंध किसके उत्पादन से है? देखिए, ब्लू रेवोल्यूशन की बात की जाएगी तो मछली हो जाएगा। ब्लू रेवोल्यूशन की बात की जाएगी तो मछली हो जाएगा। दुग्ध के लिए क्या होता है? श्वेत क्रांति। दुग्ध के लिए क्या होता है? श्वेत क्रांति, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। श्वेत क्रांति में क्या होता है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। मछली के लिए क्या होगा? ब्लू रेवोल्यूशन हो जाएगा। और पीली क्रांति में आपका तिलहन आता है। ऑयल सीड्स की बात की जाती है। येलो रेवोल्यूशन में आप लोग ध्यान देंगे। देखिएगा इसके बारे में, पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन, जैसे क्या होता है तिलहन में? सरसों हो गया, तिल हो गया, में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने से है। ध्यान से समझिएगा, येलो रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? तिलहन उत्पादन से है। और तिलहन उत्पादन में आपका सरसों आ जाएगा। देखिए कितना सुंदर सा मैंने पिक्चर आप सभी के लिए लगा रखा है, आप लोग देख सकते हैं। और सरसों तिल में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने से है। भारत में तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 1986 में टेक्नोलॉजी मिशन शुरू किया गया था, यह भी आप लोग याद रखिएगा। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेगा टेक्नोलॉजी मिशन कब शुरुआत किया गया था, तो 1986 में, और तिलहन उत्पादन की बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन को करिए और इसका जवाब दीजिए। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी, दोदा बेटा, महेंद्रगिरी या कंचनजंगा? बताइए, क्या इसका आप लोग जवाब करेंगे? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? आप लोग इसका जवाब करिए। साथ साथ बताइएगा इन चारों का लोकेशन भी हमें आप लोग बताइए क्या होगा। बात किया जाए दोदा बेटा, दोदा बेटा कहाँ पर स्थित है? यह आपका तमिलनाडु में स्थित है। यह आपका तमिलनाडु में स्थित है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। दोदा बेटा आपका तमिलनाडु में स्थित है। और नीलगिरी, जो नीलगिरी पर्वतमाला है, उसकी सबसे ऊंची चोटी आपका दोदा बेटा होता है। नीलगिरी पर्वत चोटी का सबसे ऊंची चोटी आपका दोदा बेटा है। बात किया जाए महेंद्रगिरी की, महेंद्रगिरी कहाँ पर स्थित है? यह आपका उड़ीसा में स्थित है। महेंद्रगिरी आपका उड़ीसा में स्थित है। कंचनजंगा की बात की जाए, यह आपका सिक्किम में स्थित है। कंचनजंगा की बात की जाएगी, यह सिक्किम में स्थित है। और आप लोग अनाईमुडी को कमेंट करके बताइएगा यह कहाँ पर स्थित है। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो अनाईमुडी होगा। तो ए आपका करेक्ट हो जाएगा।
अनाईमुड़ी पश्चिम घाट की अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 2695 मीटर है। और अनाईमुड़ी किस राज्य में है, यह भी आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। देखिए यहाँ पर दिया भी है, यह केरल में स्थित है और इसे दक्षिण भारत का एवरेस्ट भी कहा जाता है। इसकी हाइट की बात की जाए तो 2695 मीटर है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का, कृष्णदेवराय, देवराय प्रथम या सदाशिव राय? तो विजयनगर साम्राज्य की बात की जाए साथियों, यह हरिहर और बुक्का दो भाइयों के द्वारा इस साम्राज्य की स्थापना की गई थी। यह एक आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो 16 का आपका ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। हरिहर और बुक्का के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। विजयनगर साम्राज्य मध्यकालीन भारत का एक प्रमुख हिंदू साम्राज्य था। संगम वंश के दो भाइयों ने इसकी नींव रखी थी। इन दोनों भाइयों ने 1336 ईस्वी में तुंगभद्रा नदी के किनारे इस महान साम्राज्य की स्थापना की थी, किया गया था। देखिए इससे एक क्वेश्चन और बनता है, क्या बनता है कि विजयनगर साम्राज्य की कौन सी नदी के किनारे इसकी स्थापना की गई है? तो याद रखिएगा, तुंगभद्रा नदी के किनारे इसकी स्थापना की गई है। यह आपके एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है कि कौन से नदी पर स्थापना की गई है और कब किया गया है। तो 1336 ईस्वी में और हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नीदरलैंड, हेग में, न्यूयॉर्क में, जिनेवा में या पेरिस में? तो याद रखिएगा, आईसीजे की बात किया जाए, इंटरनेशनल कोर्ट की बात की जाए साथियों, तो ध्यान दीजिएगा यह नीदरलैंड में स्थित है, नीदरलैंड के हेग में स्थित है। आप लोग याद रखेंगे। तो 17 का ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख न्यायिक अंग है। यह संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र मुख्य अंग है जो न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है। साथियों ध्यान दीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र के बाकी जो सभी अंग हैं वो आपका सब न्यूयॉर्क में स्थित है, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है मात्र इसका एक मुख्यालय आपका नीदरलैंड में स्थित है। इसे आप लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। भारत में नीली क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? इसका आप लोग जवाब दीजिएगा। देखिए इसका आंसर क्या होगा, तो ध्यान से समझिएगा इसको, उसका क्या आंसर आप लोग करेंगे। अरुण कृष्ण, हीरालाल चौधरी, एम.एस. स्वामीनाथन, सैम पित्रोदा या निर्मक टूटेज? तो ध्यान से इसका जवाब करिए। क्या आप लोग इसका जवाब करेंगे? ब्लू रेवोल्यूशन की बात की जा रही है। ब्लू रेवोल्यूशन हमने बता दिया यह किससे संबंधित है, तो ये आपका मछली उत्पादन से संबंधित है, मैं आपको बता चुका हूं। और इसका जनक किसे कहा गया है, तो अरुण कृष्णन और हीरालाल चौधरी को कहा गया है। और एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और मैंने श्वेत क्रांति आपको बता रखा जो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, और उसके एक फादर की बात की जाए तो वर्गीज कुरियन, वह भी नाम याद रखिएगा, वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। और सैम पित्रोदा की बात की जाए, सैम पित्रोदा किसके जनक कहे जाते हैं, तो याद रखिएगा साथियों, सैम पित्रोदा आपके साथियों याद रखिए येलो क्रांति के जनक कहे जाते हैं, पीली क्रांति के जनक कहे जाते हैं, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। नीली क्रांति ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध मत्स्य पालन और जलीय कृषि के विकास से मैंने आपको बता चुका, जिसका जनक आपका अरुण कृष्णन और हीरालाल चौधरी को कहा जाता है। और कब शुरुआत किया गया था, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नीली क्रांति का मुख्य उद्देश्य मछली उत्पादन को तेजी से बढ़ाना था। आप लोग समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। कान्हा किसली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? कान्हा किसली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या गुजरात? तो ध्यान से देखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, इसे आप लोग याद रखेंगे। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का एक बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ बाघों के लिए प्रसिद्ध है, यह बाघों के लिए प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध लेखक रुडयार्ड किपलिंग को द जंगल बुक लिखने की प्रेरणा से इस जंगल से ही मिली थी। याद रखिएगा, यह आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। प्रसिद्ध लेखक जो है रुडयार्ड किपलिंग को द जंगल बुक इनके द्वारा लिखी गई। बुक का नाम याद रखिएगा, कौन सी नाम, द जंगल बुक किसके द्वारा लिखी गई, तो रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा। और इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली थी, तो इसी जंगल से इनको प्रेरणा मिली थी, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या पंजाब? बताइए गरबा कहाँ पर होता है, बताइए क्या इसका जवाब करेंगे। गिद्दा कहाँ पर होगा, गिद्दा आपका पंजाब में होता है। गिद्दा की बात की जाए पंजाब में होगा। कालबेलिया की बात की जाए, कालबेलिया आपका कहाँ होगा, कालबेलिया आपका राजस्थान में होता है।
कालबेलिया ध्यान दीजिएगा साथियों, कालबेलिया आपका राजस्थान में होगा। और महाराष्ट्र में क्या, लावणी, महाराष्ट्र का याद रखिएगा लावणी। और यहाँ गरबा की बात की जाए साथियों तो यह गुजरात में होता है। अब कब होता है, तो नवरात्र के समय में होता है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो 20 का आपका ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। गरबा गुजरात का एक पारंपरिक नृत्य है जो मुख्य रूप से नवरात्रि के अवसर पर किया जाता है, मैंने आपको बता दिया है। और यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अभी हाल ही में इसके यूनेस्को ने गरबा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में सूची में इसे भी शामिल किया गया है। एक करंट से रिलेटेड है, आपके एग्जाम में बन सकता है क्वेश्चन कि हाल ही में गरबा को कौन से सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है। एक होता है अमूर्त और एक होता है मूर्त, तो इसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है, इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई हुई हो। आपने मेरा शुरुआत से यदि क्लास अच्छे से देखते आए होंगे तो मैंने एक जगह पर दक्षिण अफ्रीका को जब बता रहा था तो हाँ मैंने बताया था आर्टिकल 368 कि आर्टिकल 368 में भारतीय संविधान की संशोधन करने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। बात किया जाए आर्टिकल 352 में, तो आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई है और आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन की बात की गई है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। आर्टिकल 352 से लेकर के आर्टिकल 360 या क्या है, आपातकाल से ही संबंधित है, जो आपके जर्मनी से लिया गया है, इसे भी आप लोग ध्यान देंगे। देखिएगा इसके बारे में, यह भाग 20 में वर्णित है, यह संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है। याद रखिएगा आर्टिकल जो 368 है यह कौन से भाग में आता है, तो भाग 20 में इसका वर्णन किया गया है। यह संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है और संविधान संशोधन की यह प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित है। सभी पॉइंट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। 22 नंबर क्वेश्चन का जवाब करिए, क्या इसका आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है, नेपाल, चीन, भारत या भूटान। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी की बात की जा रही है, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है, यह याद रखिएगा नेपाल में स्थित है। कहाँ पर, यह नेपाल में स्थित है। और नेपाल में इसे क्या बोला जाता है, यह भी ध्यान दीजिएगा साथियों, नेपाल में इसे सागर माथा बोला जाता है, इसे आप लोग ध्यान देंगे। यह हिमालय का महालंगूर हिमालय उप श्रेणी में स्थित है और इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो 8848.86 मीटर है, अप्रॉक्स याद रखिएगा 8848 मीटर इसकी ऊंचाई है। और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है, यह भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड बेबल, लॉर्ड माउंटबेटन या लॉर्ड इरविन। 23 नंबर क्वेश्चन का क्या आप लोग आंसर करेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन आपका 1942 में होता है, महात्मा गांधी जी के द्वारा इसका शुरुआत किया जाता है और इसी में महात्मा गांधी जी ने एक नारा दिया था, करो या मरो। 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी जी के द्वारा यह नारा दिया गया था। और भारत का वायसराय की बात की जाए उस समय लिनलिथगो था, तो 23 का आपका ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। 8 अगस्त 1942 को यह आंदोलन शुरुआत हुआ। इसका लक्ष्य क्या था, ब्रिटिश शासन को भारत में समाप्त करना था। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने या मरो, डू और डाई का प्रसिद्ध नारा दिया था, जो मैं आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, 24 नंबर क्वेश्चन को करिए और आप लोग जवाब दीजिए। ग्रैंड ट्रंक रोड जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था, शेरशाह सूरी, अकबर, शाहजहां या जहांगीर। तो ध्यान से देखिएगा, जीटी रोड का निर्माण आपका शेरशाह सूरी के द्वारा कराया गया था, इसका ए आपका करेक्ट हो जाएगा आंसर। 24 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। शाहजहां के द्वारा क्या निर्माण कराया गया, तो आगरा का ताजमहल की बात की जाए तो शाहजहां के द्वारा निर्माण कराया गया था, जो सबसे फेमस आपका है। नेक्स्ट देखिएगा, शेरशाह सूरी के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। इसके पहले सड़क ए आजम कहा जाता था, जो ग्रैंड ट्रंक रोड है इसके पहले इसे सड़क ए आजम कहा जाता था। शेरशाह सूरी ने इसे 16वीं शताब्दी में बनवाया था। यह एशिया की सबसे पुरानी और लंबी सड़कों में से एक है, जो कोलकाता से काबुल को जोड़ती थी। क्या करती थी साथियों, वो कोलकाता से साथियों काबुल को जोड़ने का काम करती थी। काबुल कहाँ पर स्थित है, तो अफगानिस्तान में स्थित है, यह भी जानते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा,
25 नंबर क्वेश्चन को आंसर करिए। भारत में वोट देने की न्यूनतम आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन द्वारा की गई? देखिएगा साथियों, 25 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ये चारों संशोधन 61, 42, 44 और 73, ये चारों संशोधन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं एक एक करके समझाता हूं और बताता हूं। देखिएगा, यहाँ पर वोट देने की न्यूनतम आयु 21 से घटा करके 18 वर्ष आपका 61वां संविधान संशोधन के द्वारा, और कब होता है? 1989 में। 1989 में होता है साथियों। और इसमें लोकसभा और विधानसभा में मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटा करके आपका 18 वर्ष कर दिया गया, आप लोग ध्यान देंगे। और 42 नंबर अमेंडमेंट की बात की जाए, या 42 नंबर अमेंडमेंट को ही संविधान का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान कहा जाता है। कब होता है? आपका 1976 में होता है, और इसमें बहुत सारे बदलाव आपके किए जाते हैं। और 44वां संविधान संशोधन आपका 1978 में होता है, और इसमें एक सबसे बड़ा बदलाव क्या होता है? आपका संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया जाता है, और आर्टिकल 300A के अंतर्गत रखा जाता है, जो आपका 44 नंबर अमेंडमेंट के द्वारा होता है। 73वां संविधान संशोधन आपका 1992 में होता है, 1992 में होता है, और यह आपका पंचायती राज से संबंधित है। ये चारों आपके लिए इंपॉर्टेंट थे जो मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा। यह अधिनियम 1988 में पारित हुआ और 1989 में लागू हुआ। इसने अनुच्छेद 326 में संशोधन किया था। मैंने आपको बताया अधिनियम 1988 में आया था, और पारित कब होता है? 61वां संविधान संशोधन 1989 में, और इसमें आर्टिकल 326 में संशोधन किया जाता है। यह बदलाव 1989 में राजीव गांधी सरकार के समय लागू हुआ था। याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है उस समय में पीएम कौन था, तो पीएम याद रखिएगा राजीव गांधी आपके पीएम थे, आप लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन का क्या आप लोग आंसर करेंगे? भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलज, झेलम, ब्यास या रावी? भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ध्यान से देखिएगा, भाखड़ा नांगल परियोजना की बात की जाए, यह सतलुज नदी पर स्थित है। यह सतलुज नदी पर स्थित है, और कौन से स्टेट में स्थित है? तो याद रखिएगा, यह आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह भी आप लोग याद रखेंगे। तो 26 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसे देखिएगा, इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। यह हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय नदी घाटी प्रोजेक्ट था। इसमें आपसे एग्जाम में क्या क्वेश्चन बनता है कि भाखड़ा नांगल कहाँ पर स्थित है? तो आपने बता दिया हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर। कौन से नदी पर? सतलुज नदी पर। और तीसरा इससे क्या क्वेश्चन बनता है कि भाखड़ा नांगल पर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या कथन है? तो जवाहरलाल नेहरू ने इन बड़े बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। आधुनिक भारत का मंदिर कहा था, इसे आप लोग ध्यान देंगे क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। 27 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या आंसर करेंगे? देखिए, जबरन श्रम या बाल श्रम का निषेध किस अनुच्छेद में है? देखिएगा, आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक संविधान में मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। और मौलिक अधिकार की बात की जाए तो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार होते हैं। यहाँ जबरन श्रम या बाल श्रम की बात की जा रही है, तो आर्टिकल 23 और 24 में आपका इसका वर्णन किया गया है, इसे आप लोग ध्यान देंगे। आर्टिकल 17 की बात की जाए तो अस्पृश्यता का उन्मूलन की बात आपका आर्टिकल 17 में किया गया है, और आर्टिकल 18 में उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है, इसी को भी आप लोग ध्यान देंगे। देखिए इसके बारे में, यह शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है। यह मानव तस्करी और बेगारी को रोकता है, मैंने आपको बता चुका है। अनुच्छेद 24 विशेष रूप से 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम करने से रोकता है, आप लोग ध्यान देंगे। 28 नंबर क्वेश्चन को देखिए और आप लोग जवाब करिए। कथक किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा या मणिपुर? बताइए कथक किस राज्य में होता है, आप लोग कमेंट करके बताइए। कथक की देखिए जवाब क्या होगा साथियों, कथक आपका उत्तर प्रदेश का प्रमुख आपका शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, आप लोग ध्यान देंगे। तो 28 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। यह उत्तर भारत का एकमात्र प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, और यह हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों का मिश्रण है। ध्यान से देखिएगा, ये जो कथक नृत्य है यह उत्तर भारत का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। यह हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों का मिश्रण है।
कथक शब्द कथक कथा से बना है, जिसका अर्थ होता है कहानी कहना। इसमें पैरों की थिरकन और चक्कर मुख्य होते हैं। कुछ इस तरह से डांस होता है जो आप चित्र में ऐसे देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। 29 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या जवाब करेंगे? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? चारों आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। क्या इसका आप लोग जवाब कर रहे हैं? हमें लग रहा है 1 से 2 क्वेश्चन और बचा होगा। 30 क्वेश्चन थे, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। बताइए विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 22 अप्रैल, 5 जून या 16 सितंबर? बताइए इसका आंसर आप लोग क्या करेंगे? तो ध्यान से देखिएगा आप लोग। विश्व जल दिवस की बात की जाए साथियों तो आप लोग 22 मार्च को मनाया जाता है। और 5 जून की बात की जाए तो 5 जून को साथियों पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को आपका ओजोन दिवस मनाया जाता है, इसे भी आप लोग ध्यान देंगे। और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस की बात की जाए साथियों तो 22 अप्रैल हो जाएगा। और विश्व जल दिवस की बात की जाएगी तो 22 मार्च। और पर्यावरण दिवस का 5 जून और 16 सितंबर ओजोन दिवस। ये चारों आपको मैं बता दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लियर हो गया है और याद भी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इसका उद्देश्य ताजे पानी के महत्व को उजागर करना और इसकी शुरुआत 1993 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई थी। यह हर साल इसकी एक अलग थीम होती है कि ताकि दुनिया को पानी की कीमत समझाई जा सके। इसे आप लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है? भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या महाराष्ट्र? भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य की बात की जा रही है, तो आप लोग क्या जवाब करेंगे? तो ध्यान से देखिएगा, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य आपका गुजरात हो जाएगा। तो 13 का आपका ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, गुजरात पश्चिम भारत में अरब सागर के तट पर स्थित है। इसकी तटरेखा में कई खाड़ियां भी शामिल हैं। गुजरात की तटरेखा लगभग 1600 किलोमीटर लंबी है, जो भारत के किसी भी अन्य राज्यों से अधिक है। इसकी जो समुद्र से आपके तटीय जो है 1600 किलोमीटर की आपका लंबा है। इसे आप लोग ध्यान देंगे तो आपका सबसे लंबे तटीय राज्य आपका गुजरात हो जाएगा, याद रखेंगे। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था और हमारा 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। कैसा लगा सेशन आप एक बार जरूर कमेंट करके बताया करें। कोई सजेशन रहे तो भी बताया करें। नेक्स्ट मुलाकात होगा फिर से आप सभी का 6 नंबर प्रैक्टिस सेट में। चलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।